नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 10 अप्रैल 2023 और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे इस्तेमाल हो सकता है स्मार्ट लेजिस्लेशन बनाने में। दूसरा आर्टिकल सेकंड स्पेस एज से संबंधित है, ये भी अच्छा आर्टिकल है। दोनों आर्टिकल्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक छोटा आर्टिकल है इंडिया और चाइना कैसे लड़ रही हैं आपस में मीडिया पर्सनल को वीजा इशू करने से संबंधित इशू पर। डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। डिस्कशन द पोटेंशियल एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज, और कैसे ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर सकता है। लेकिन उसके बाद आपको चैलेंजेस और लिमिटेशंस एनालाइज करनी है इस कंटेक्स्ट में, और सबसे लास्ट में कुछ सजेशंस भी देने हैं कैसे उनको ओवरकम किया जाए। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, पॉइंट्स फॉर्म में आपको लिखना है। इसके बाद कोट है ऑल पर्सन्स ought टू एंडेवर टू फॉलो व्हाट इज राइट एंड नॉट व्हाट इज एस्टैब्लिश्ड। सभी लोगों को ना व्हाट इज राइट इस पे फोकस करना चाहिए, ना कि इस चीज पे एस्टैब्लिश्ड क्या है। इसका एग्जांपल आप दीजिए, क्या एग्जांपल दोगे इसका? जब भी ऐसी कोई बात होती है तो आपको सती प्रथा का एग्जांपल याद आता है, लेकिन अच्छे एग्जांपल्स भी आप ले सकते हो। जैसे मीटू मूवमेंट हुई थी, मीटू मूवमेंट में ना इस्टाब्लिश तो ये था कि जिसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है उसको चुप रहना चाहिए। स्टिग्मा अटैच है, समाज उन लड़कियों को गलत निगाहों से देखता है जिनका पब्लिक में पता लग जाता है कि इनका सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है। बावजूद इसके कुछ ब्रेव लड़कियां पब्लिक डोमेन में आई, उन्होंने बताया हमारे साथ गलत हुआ है। उन्होंने इस चीज़ को चैलेंज किया, क्या इस्टाब्लिश था उसको फॉलो नहीं किया, क्या सही था उस समय जनता को बताना कि हमारे साथ गलत हुआ है ताकि और किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। जो सही था उसका पालन किया उन ब्रेव लड़कियों ने उस मीटू मूवमेंट के दौरान। तो आपके दिमाग में कौन सा एग्जाम्पल आया है आप सोचिए। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल कानून बनाने की प्रक्रिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो बेसिक्स की बात पहले करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या मतलब है, सिंपल भाषा में आपको बताता हूं। जब मशीन देखो इंसान की तरह काम करने लगती है ना, देखो इंसान कैसे काम करता है। इंसान अपना दिमाग लगाता है, रीजनिंग की पावर इस्तेमाल करता है, सोच समझ के फैसले लेता है। आमतौर पर कुछ समय पहले तक मशीन के पास ये कैपेबिलिटी नहीं होती थी। मशीन को तो सिर्फ जो बोल दिया, यानी कंप्यूटर को जो कमांड दे दी वैसे ही काम करती थी। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पिछले कुछ सालों में इमर्ज होकर आई है। इस टेक्नोलॉजी में मशीन इंसान की तरह इंटेलिजेंस का यूज करती है और फैसले लेती है। हाल ही में रिसेंट एग्जांपल है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी में आप कुछ पूछते हो, मशीन उस जवाब का आंसर देती है। और सिंपल एग्जांपल देख लीजिए एलेक्सा। एलेक्सा जो एक डिवाइस है उससे आप बात कर सकते हो, वो ह्यूमन बीइंग की तरह फैसले लेती है, अपना दिमाग इस्तेमाल कर कर आपकी आवाज़ सुनकर। अनेकों एग्जाम्पल्स हैं आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। राइटर इस आर्टिकल में फोकस करते हैं कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है लॉ मेकिंग में, लॉ को और ज़्यादा इंप्रूव करने में। अब जैसे आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए ये चैट जीपीटी जैसा जो टूल है ना, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए अवेलेबल है, पार्लियामेंट्रियंस के लिए अवेलेबल है। अब कुल को कोई कानून सरकार लेकर आई, फॉर एग्जांपल डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए, तो इस टूल की सहायता से कोई एमपी जो है पूछेगा इस चैट जीपीटी से, बताओ क्या कमियां हैं इस बिल में, और ज़्यादा रिसर्च कर सकता है। रिसर्च करके पॉइंट नोट करेगा और पार्लियामेंट में ला धड़ाधड़ पॉइंट्स। तो ऐसे ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, फायदेमंद साबित हो सकती है। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। अपनी वो रिसर्च क्वालिटी को इन्हेंस कर सकते हैं, ज़्यादा डेटा उन्हें मिल जाएगा आसानी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके। प्रिपेयरिंग ब्रीफ्स, मतलब पार्लियामेंट में क्या बोलना है वो जल्दी से प्रिपेयर कर सकते हैं। बोलेंगे कि मुझे 3 मिनट तक इस इशू पर बोलना है पक्ष में, जल्दी से मुझे पॉइंट्स दीजिए, और वही तोते की तरह पॉइंट बोल देंगे पार्लियामेंट में। मतलब समझ गए, ये सारे फायदे हैं। फायदे और भी हैं। कुल मिला के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, एमएलएस को एम्पावर करती हैं। अब जैसे देखो हमारे देश में ना रिलेटिवली एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जैसे एमपी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, पार्लियामेंट्री सीट है या फिर विधानसभा की सीट है, लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। मतलब एक
एमपी या एमएलए ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंट करता है एज कंपेरिजन टू अदर कंट्रीज। क्यों? पॉपुलेशन ज़्यादा है, 140 करोड़ तो लोग हैं ना हमारे देश में। तो देखो इतने सारे लोगों की समस्याएं हैंडल नहीं कर पाता एक एमपी या एमएलए, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके ना उसको पता लग जाएगा बड़ी बड़ी डिमांड्स क्या हैं सिटीजन्स की, और उसी हिसाब से फिर वो फैसले ले सकता है। मीडिया ओपिनियन का पता लगा सकता है एमपी या एमएलए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके। उसके पास वक्त नहीं है इतने सारे चैनल्स देखने का, 300 चैनल्स हैं हमारे देश में, कौन बैठ के देखे एक चैनल। लेकिन एमपी या एमएलए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके पता लगा लेगा क्या माहौल चल रहा है, मीडिया का क्या व्यू चल रहा है अलग अलग इशू पर। सिटीजन सेंट्रिक एसोसिएशंस हैं, देश के नागरिक आपस में एसोसिएशंस बनाते हैं ना, उनकी वॉइसेस भी पता लग सकती हैं एमपीज और एमएलएस को इसके थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। अब इसके बाद ना आर्टिकल में ये कहा जाता है कि ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पार्लियामेंट को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को फायदे तो बहुत हैं, लेकिन ना दिखते भी बहुत हैं। इतना आसान नहीं है जितना सोचा गया है। दिखते क्या है? सबसे पहली दिक्कत तो ये है हमारे लॉज को ना कोडिफाई करने की आवश्यकता है। कोडिफाई करने का मतलब पता क्या है? इतनी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज होती है लॉ की, आम आदमी को तो समझ में नहीं आता यार लिखा क्या है यार, आसान भाषा में लिखो ना। सेम वैसी सिचुएशन पैदा हो जाती है, अरे कहना क्या चाहते हो, इतना कॉम्प्लेक्स लॉ बनाया गया है। संविधान देख लीजिए, आपने लक्ष्मीकांत में शायद पढ़ा हो, जब संविधान निर्माताओं ने संविधान को बनाया था ना, उस संविधान सभा में ज़्यादातर तो वकील थे, तो उन्होंने अपनी हिसाब से भाषा लिखवाई। आम आदमी के लिए वो भाषा समझना बहुत मुश्किल है। जैसे हमें बोला जाता है ना यूपीएससी के आंसर्स में आप आसान भाषा लिखिए, जार्गन्स का इस्तेमाल मत कीजिए। तो ये बात इनको भी सिखानी चाहिए जो हमारे लेजिस्लेचर्स हैं कि भैया आसान भाषा का इस्तेमाल करिए, मुश्किल मत बनाइए चीज़ें। दूसरी चीज़ देखो, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट है, पार्लियामेंट से पास हुआ, अब ये ना ट्रांसलेट होगा, मान लीजिए तमिलनाडु में जाकर तमिल में ट्रांसलेट होगा, इंग्लिश से तमिल में जाएगा ना, तब तक तो इसका मतलब ही चेंज हो चुका होगा। अब बहुत बार ना इंग्लिश की एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं मिलती दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस में, यह दिक्कत है। उसके बाद भारत सरकार ने ना इंडिया कोड पोर्टल बनाया है, आईपीसी के 500 के आसपास सेक्शंस हैं, सारी इंफॉर्मेशन है इस इंडिया कोड पोर्टल पे और आसान भाषा में उपलब्ध है। सरकार प्रयास तो कर रही है, बाद में कोई अमेंडमेंट होता है, रूल लाती है, कोई कानून से संबंधित सब मिलता है इस इंडिया कोड पोर्टल में, सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ है, लेकिन ये नाकाफी है। राइटर ये कहते हैं, देखो कोई भी कानून बनाए सरकार, दो चीजें होती है, मैं आपको डिफरेंस बताता हूं, पेरेंट एक्ट और सबऑर्डिनेट पीस। सोचिए क्या मतलब है, डिफरेंस क्या है एक्ट और सबऑर्डिनेट पीस के बीच में। देखो एक्ट तो वो होता है जो पार्लियामेंट से बिल पास होता है। अब कई बार ना पार्लियामेंट से बिल पास होकर एक्ट बन जाता है ना, उसमें भी एक लाइन लिखी होती है कि सरकार इस चीज से संबंधित रूल्स बना सकती है। फिर सरकार एक्ट के एक प्रोविजन के अनुसार कुछ रूल्स बनाती है, फर्दर डिटेल में जाने के लिए, वो होता है सब ऑर्डिनेट पीस। समझ गए? मतलब कानून तो जो पार्लियामेंट से बनता है, लेकिन कानून में कोई एक आधी लाइन लिखी होती है डिटेल में जाने के लिए कि इससे संबंधित सरकार रूल्स बना सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक्ट में बना दिया, एक्ट में ये बोल दिया सिंपली मोटर व्हीकल एक्ट में कि सरकार फाइन लगा सकती है उन लोगों के ऊपर जो ट्रैफिक लॉज का वायलेशन करते हैं। अब इसमें यह नहीं बताया गया कितना फाइन लगेगा, लेकिन बाद में फाइन से संबंधित रूल्स सरकार ने बना दिए, तो यह हुआ सबऑर्डिनेट पीस। समझ गए? ये फर्क है एक्ट और सबऑर्डिनेट पीस के बीच में। एक्ट के आने के बाद सब सरकार एक्ट के किसी प्रोविजन को लेकर फर्दर रूल बनाती है, तो वो होता है सबऑर्डिनेट पीस। तो ना इंटरफेस ऐसा होना चाहिए, मतलब लॉज का इंडिया कोड पोर्टल पे सभी कानून एक जगह पे आसान भाषा में, कानून के अंदर जो रूल सरकार ने बाद में बनाए हैं एक जगह पे आसान भाषा में, तब जाके फायदा होगा। नेक्स्ट चीज, अभी तो देखो कोविड का एग्जांपल देते हैं। कोविड-19 की महामारी के दौरान ना धड़ाधड़ नोटिफिकेशंस, स्टेट गवर्नमेंट की अपनी नोटिफिकेशंस, सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी नोटिफिकेशंस, कितनी नोटिफिकेशंस आई, बहुत ज्यादा। मतलब नोट्स बनाने बैठेंगे तो 4-5 नोटबुक्स तो आराम से भर जाएंगी। इसके बाद ना राइटर ये बोलते हैं एक सेंट्रल लॉ इंजन होना चाहिए, मतलब एक कॉमन वेबसाइट सारे लॉ से संबंधित।
अब किसी महाराष्ट्र में किसी एंटरप्रेन्योर को कोई कंपनी खोलनी है, सीधा जाए इस वेबसाइट पे, पूछे कि भैया मुझे क्या कॉम्प्लायंस चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मुझे ओपन करनी है, किन किन कानूनों का मुझे पालन करना है, एक बारे में बता दीजिए ताकि मैं डिसीजन ले सकूं मुझे करना है या नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अब कोई जानना चाहता है कि मैं इस स्कीम का बेनिफिशियरी हूं या नहीं हूं, सीधा जाए इस सेंट्रल लॉ इंजन वाली वेबसाइट पे, देखे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, पता लग जाएगा कि वो एलिजिबल है या फिर नहीं है। अब ये वाली बात तो मैंने आपको बताई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटीजन के ग्रीवेंसेस को एनालाइज करेगी और बताएगी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को या एमएलए को कि भैया काम कर लो, सिटीजन्स की दिक्कतें आ रही हैं, खाली मत बैठो। मीडिया रिस्पॉन्सेज को एनालाइज कर सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फिर फर्दर रेड फ्लैग कर सकता है। अब इसके बाद एग्जाम्पल दिए जाते हैं, कई सारे देशों में तो ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया है पार्लियामेंट्रियंस के लिए। जैसे यूएसए का एग्जाम्पल है, यूएसए के जो पार्लियामेंट्रियंस हैं ना वो इस्तेमाल कर रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। बिल, अमेंडमेंट, करंट लॉज, सबके बीच में अगर डिफरेंस को एनालाइज करना हो ना तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है। इसके बाद नीदरलैंड का एग्जाम्पल लीजिए। नीदरलैंड में जो प्रतिनिधि है ना, रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो भी स्पीच देते हैं वो आसानी से टेक्स्ट फॉर्म में आ जाती है। समझ गए? मतलब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, एक बंदा बिठाने की जरूरत नहीं पड़ती कि प्रतिनिधि क्या स्पीच दे रहा है उसको फिर नोटबुक में वो लिखेंगे, उसको पब्लिश करेंगे। नहीं, स्पीच टू राइट फंक्शन है, जो भी स्पीच दी जा रही है वो ऑटोमेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से टेक्स्ट फॉर्म में आ जाती है। इंसान के बजाय मशीन सुनती है। अब इंसान मशीनों को गुलाम बना रहा है, आने वाले समय में हो सकता है मशीन इंसान को गुलाम बना ले। आजकल वैसे देखने को मिल भी रहा है, कई सारी मूवीज भी इस पे आ चुकी हैं। खैर, जापान का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल देखिए, जो बिल वहां पे पास होता है ना, अब समरी देनी होती है मीडिया को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से ऑटोमेटिक समरी जनरेट हो जाती है, ऑटोमेटिक हाइलाइट्स बन जाती हैं। इसके अलावा दिन में जो भी काम हुआ उसकी ऑटोमेटिक हाईलाइट जनरेट हो जाती है। हमारे देश की बात करते हैं, इसके बाद इंडिया की। इंडिया भी देखो इनोवेट तो कर रहा है इस क्षेत्र में, कैसे पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज को और ज़्यादा डिजिटल बनाया जाए। वन नेशन वन एप्लीकेशन का कंसेप्ट आया, निशान बोल रहा हूं, नेशनल ई विधान पोर्टल आया। वन नेशन वन एप्लीकेशन तो उस प्रकार की है कि सारी गवर्नमेंट सर्विसेज से एक ही एप्लीकेशन से आप एक्सेस कर सको। नेशनल ई विधान पोर्टल लेजिस्लेचर की जो एक्टिविटीज होती हैं हाउस में उसको पेपरलेस बनाया जा सके, उससे संबंधित है ये नेशनल ई विधान पोर्टल। अब लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, फर्दर ये इस्तेमाल हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कि जो इतना सारा डेटा सेट है ना, सेंसस का, हाउस होल्ड कंजप्शन का, टैक्स पेयर्स का डेटा, बेनिफिशरीज जो हैं अलग अलग स्कीम्स के वो डेटा, इस सारे डेटा की सहायता से ना सिमुलेशन किया जा सकता है। सिमुलेशन मतलब अगर ये स्कीम हम लॉन्च करेंगे तो इसका कितना इंपैक्ट देखने को मिलेगा, कितने लोगों को इंपैक्ट देखने को मिलेगा, कितना इनकम लेवल इंप्रूव होगा, वो सब पहले ही मॉडलिंग की जा सकती है कंप्यूटर पर बैठ के। ये सारा काम कर देगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंसान के लिए इतनी सारी कैलकुलेशंस एक ही समय में करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये भी बता सकता है कि ये सारे कानून भैया पुराने हो गए हैं, बदल दो। जैसे डिजीज एक्ट, ये एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 कितना साल पुराना है, पेंडेमिक में इसी एक्ट का इस्तेमाल किया गया इतनी बड़ी महामारी को संभालने के लिए। आईपीसी सेक्शन 309 देख लीजिए, जो सुसाइड है ना उसे डीक्रिमिनलाइज किया जा चुका है। आईपीसी सेक्शन 309 में अभी तक नहीं हटाया है। आईपीसी सेक्शन 309 के अनुसार अभी भी सुसाइड करना एक ऑफेंस है, क्रिमिनल ऑफेंस है। लेकिन लॉजिक देखिए क्या है, जो पर्सन सुसाइड करने गया है उसको इलाज की जरूरत है, दिमागी रूप से जो बीमार है, जो सुसाइड करने गया है उसे इलाज की जरूरत है, या फिर उस पर मुकदमा दर्ज करके उसे जेल में बंद करने की आवश्यकता है? कैसा कानून था ये? अभी तक आईपीसी सेक्शन 309 है। वैसे मेंटल हेल्थ से संबंधित एक एक्ट आया था, उसमें तो डीक्रिमिनलाइज कर दिया, लेकिन अभी तक हटाया नहीं है आईपीसी सेक्शन 309 से। 100 साल पुराने कानून है कई तो। देखो, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867, पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867, प्रिजन एक्ट 1894। अंग्रेज छोड़ चले गए लेकिन कानून अभी भी उनके चल रहे हैं। हमें हटा देना चाहिए कानून, क्यों ले रहे हैं हम इनको अभी भी? तो राइटर लास्ट में ये बोलते हैं, देखो कोविड-19 की महामारी के बाद ना डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव और ज़्यादा तेजी से चलने लगा।
आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज़ के लिए, बट बस एक बात का ख्याल रखा जाए, ये मीन्स टू एंड है, मतलब एक बड़ा पर्पज सर्व करने का इस्तेमाल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ना बन जाए अपने आप में, समझ गए? जैसे गांधी जी हमेशा बोलते हैं, मीन्स अगर खराब हैं तो एंड अच्छे नहीं हो सकते। चोरा चोरी घटना के दौरान थोड़ा सा वायलेंस हुआ, उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया था। इसके बाद हम आर्टिकल डिस्कस करते हैं स्पेस एज से संबंधित। राकेश सूद ने ये आर्टिकल लिखा है। देखो, फर्स्ट स्पेस एज स्टार्ट हुई 1957 में। स्पेस एज मतलब विभिन्न देशों के बीच में ना, खास करके उस समय यूएसए और यूएसएसआर के बीच कंपटीशन स्टार्ट हो गया था, होड़ मच गई थी। कौन स्पेस में जल्दी जाएगा, कौन ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करेगा, कौन चंद्रमा पर पहला साइंटिस्ट भेजेगा, दोनों के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो गया था। इस कंपटीशन के चलते ना बहुत सारी एडवांसमेंट आई स्पेस सेक्टर में, नई नई टेक्नोलॉजीज आई। जैसे देखो, 1957 में पहली बार यूएसएसआर ने स्पुतनिक सैटेलाइट लॉन्च किया, स्पुतनिक 1। 1961 में यानी 1961 में यूरी गागरिन ये स्पेस में गए, फर्स्ट पर्सन बने धरती से जिन्होंने स्पेस की यात्रा की। उसके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये पहले ऐसे पर्सन बने जो 1969 में पहली बार मून पर पहुंचे, इतिहास रच दिया, पहला ऐसा इंसान जिसने चंद्रमा पर कदम रखे। तो ये फर्स्ट स्पेस एज था। अब देखो, राइटर कहते हैं सेकंड स्पेस एज चल रहा है। सेकंड स्पेस एज में इंडिया के पास मौका है। इंडिया ने पहला स्पेस एज में ठीक ठाक काम किया, हालांकि यूएस और यूएसएसआर के मुकाबले काम नहीं किया, लेकिन फिर भी इंडिया बाकी डेवलपिंग कंट्रीज के मुकाबले में ठीक ठाक रहा। पहली स्पेस एज की अपेक्षा करते अभी जो दूसरी स्पेस एज है ना, वो काफी तेजी से चल रही है। पिछले साल 180 रॉकेट्स लॉन्च हुए, उसमें से 61 तो इलोन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी के द्वारा लॉन्च किए गए। 2020 के बाद जितने भी सैटेलाइट लॉन्च हुए हैं ना, उसमें से 90% तो इनके द्वारा लॉन्च किए गए हैं, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। अब ना, पहले ना राइटर थोड़ी सी स्टोरी शेयर करते हैं, कहानी शेयर करते हैं, इंडिया की स्पेस कहानी। इंडिया ने कैसे स्पेस में तरक्की की धीरे धीरे करके। जब देखो, यूएसए और यूएसएसआर स्पेस में अपने डोमिनेंस इस्टेब्लिश करने के लिए लड़ रहे थे ना, मारामारी चल रही थी, उस समय पहली बार इंडिया ने ना एक सैटेलाइट लॉन्च किया था। यूएसए से एक सैटेलाइट लिया था इंडिया ने, नाइकी अपाचे। ये साउंडिंग रॉकेट था। साउंडिंग रॉकेट वो होते हैं जो स्पेस में जाते हैं, मतलब अर्थ से थोड़ी दूरी पर जाते हैं ऊपर, और एटमॉस्फेयर के मेजरमेंट लेके थोड़ा सा डेटा इकट्ठा करके वापस आ जाते हैं। एक्सपेरिमेंट और रिसर्च करने के लिए होते हैं ये साउंडिंग रॉकेट। तो 1969 में यूएसए से हमने एक सैटेलाइट लिया, साउंडिंग रॉकेट था, केरला के थुम्बा से लॉन्च किया। तो ये शुरुआत हो गई यहीं से हमारी स्पेस जर्नी की। अब 1969 में उसके बाद इसरो स्टैब्लिश हुआ। आज देखो, ये सिचुएशन आ गई है, 15,000 एम्प्लॉइज इसरो में काम करते हैं। एनुअल बजट है 12,000 करोड़ से लेकर 14,000 करोड़ के बीच में। अब इसरो का फोकस ना सोशल ऑब्जेक्टिव्स पे ज़्यादा है, कैसे ऐसे ऐसे इनिशिएटिव लॉन्च किए जाएं जिससे जनता को फायदा हो। अब इसके बाद आगे की स्टोरी शेयर की जाती है। 1975-76 में यूएसए से एक सैटेलाइट हमने लीज पे लिया था, उधारी पे लिया था, किराया हम देते थे। प्रोजेक्ट का नाम था साइट, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। इस सैटेलाइट की सहायता से ब्रॉडकास्टिंग की गई थी, यानी देश के कुछ इलाकों में 2400 गांव में टीवी की सर्विसेज प्रोवाइड की गई थी सैटेलाइट की सहायता से। उसके बाद इनसेट सीरीज लॉन्च की गई 1980s में, और जी सेट सीरीज लॉन्च की गई उसके बाद। ये जो सीरीज थी ना, इनसेट और जी सेट, ये तो देश की एक प्रकार से ना रीढ़ की हड्डी बनी ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, टेलीकम्युनिकेशन के लिए, फोन पर बात करनी हो, टीवी देखना हो, ये सब मुमकिन हो पाया जी सेट जैसी सीरीज के बदौलत। अब इसके बाद धीरे धीरे इंडिया ने रिमोट सेंसिंग कैपेबिलिटी डेवलप की। रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी में क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये लैंड है, ऊपर कोई सैटेलाइट है, ड्रोन है, इनकी सहायता से ना अर्थ को ऑब्जर्व किया जाता है। सेंसर्स लगे होते हैं, उन सेंसर्स की सहायता से ना डेटा इकट्ठा किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ओशन सेट सीरीज है। अब इस ओशन सेट सीरीज में ना ओशंस का, कोस्टल एरियाज का डेटा इकट्ठा किया जाता है, जैसे ओशन का टेम्परेचर कितना है, कलर कितना है, सैलिनिटी कितनी है। इसके बेस पे फिर बहुत सारा डेटा दिया जाता है, ओशन करंट से संबंधित, बारिश से संबंधित, क्लाइमेट चेंज से संबंधित।
समझ गए, ये फायदा होता है ओशनसेट सीरीज का। और एग्जांपल देखिए रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम का कार्टोसैट सीरीज। कार्टोसैट सीरीज में भी यही होता है, ऊपर से अर्थ को ऑब्जर्व किया जाता है सैटेलाइट्स के माध्यम से फॉर एग्जांपल। तो फिर ना ये बताया जाता है कि जैसे शहर है, किसी शहर में कहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा हो रही है, कहाँ पे कम हो रही है, कहाँ पे ज़्यादा लोग अब सेटल डाउन हो रहे हैं, यहाँ पर सरकार को ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, कहाँ पे डिफोरेस्टेशन ज़्यादा हो रहा है, पेड़ ज़्यादा काटे जा रहे हैं, कहाँ पे हरियाली कम है। ये सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है कार्टोसैट सीरीज में जो सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए हैं उनके माध्यम से। तो रिमोट सेंसिंग जो कैपेबिलिटी है ना, इसका तो और बहुत सारे सेक्टर्स में इस्तेमाल है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों की फसल को सेंसर्स के माध्यम से मुआयना किया जाता है, डेटा इकट्ठा किया जाता है कि फॉर एग्जांपल सोइल में कितना मॉइस्चर है, फसलों में क्या दिक्कत है। ग्राउंड वाटर और वाटर शेड से संबंधित भी जानकारी इकट्ठी की जाती है जो किसानों को दी जाती है कि आप ज़्यादा ग्राउंड वाटर इस्तेमाल मत कीजिए, ख़त्म हो सकता है। ये सारे फायदे होते हैं। तो इंडिया ने ये कैपेबिलिटी डेवलप की। उसके बाद गगन है। गगन तो एक प्रकार से इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच में जॉइंट प्रोजेक्ट है। जीपीएस सिस्टम जो यूएस का है ना, ये नेविगेशनल सिस्टम जीपीएस आप इस्तेमाल करते हो मोबाइल फ़ोन, गूगल के जो मैप है ना वो जीपीएस का इस्तेमाल करता है। तो जीपीएस को ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये प्रोजेक्ट था गगन, ताकि इसका इस्तेमाल किया जा सके एयर ट्रैफिक को इंप्रूव करने के लिए। गगन की जो एक्यूरेसी है ना 3 मीटर तक है, इतनी एक्यूरेसी जीपीएस की नहीं थी। बाद में हमने नाविक लॉन्च किया, खुद का एक नेविगेशनल सिस्टम जिसमें 7 सैटेलाइट्स हैं। अब नाविक का जो एरिया भी ज़्यादा है, इंडिया के बॉर्डर से 1500 किलोमीटर आगे तक का एरिया है नाविक का। 7 सैटेलाइट्स हैं इसमें। यूपीएससी ने प्री में क्वेश्चन भी पूछा था। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की बात करते हैं। देखो ये सारा आर्टिकल ना शुरू में इंडिया की स्पेस स्टोरी से संबंधित है, कैसे कैसे इंडिया ने स्पेस में तरक्की की, कैसे कैसे हमने अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया। 1980s में स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लेकर आया था इसरो, लेकिन 10 साल बाद असली ब्रेक थ्रू आया पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अभी तक 50 से ज़्यादा सैटेलाइट लॉन्च किए जा चुके हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के थ्रू। तो ये फर्स्ट स्पेस से एज में इंडिया ने क्या क्या किया वो सब हमने डिस्कस किया। अब स्टार्ट हो चुका है सेकंड स्पेस एज। राइटर कहते हैं देखो टाइम एकदम एग्जैक्ट नहीं पता कब सेकंड स्पेस एज स्टार्ट हुआ, लेकिन सेकंड स्पेस एज में इंटरनेट आ चुका है, मोबाइल फोन्स धड़ल्ले से इस्तेमाल होने लगे हैं, टाइम बहुत बदल चुका है। पिछले 15 सालों में तो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। स्मार्टफोन्स की तो बाढ़ आ गई है, सभी देश बड़ी बड़ी कंपनीज डेटा के पीछे भाग रही हैं। OTT 5G इन सब में डबल डिजिट एनुअल ग्रोथ देखने को मिल रही है। 2020 में ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी $450 बिलियन की थी। 2025 में आते आते ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी $600 बिलियन तक की हो जाएगी। इंडिया की बात करें, इंडिया में स्पेस इकोनॉमी 2020 में थी $9.6 बिलियन। 2025 आते आते ये भी $13 बिलियन की हो जाएगी। लेकिन देखो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। पोटेंशियल इतना है कि ठीक ढंग से रेगुलेटरी इन्वायरमेंट हुआ, बढ़िया बढ़िया पॉलिसी सरकार लेके आई, तो 2030 आते आते $60 बिलियन की हो जाएगी हमारे देश में स्पेस इकोनॉमी, और इससे 2 लाख तक की जॉब जनरेट होंगी। वैसे देखो स्पेस एक्टिविटीज़ में ना 2 तरह की होती है, एक अपस्ट्रीम एक डाउनस्ट्रीम। ये सैटेलाइट है, मान लीजिए ये अर्थ है। अपस्ट्रीम जैसे सैटेलाइट को लॉन्च करना, सैटेलाइट का डिज़ाइन तैयार करना, ये सारी चीज़ें आती हैं सैटेलाइट को मैन्युफैक्चर करना अपस्ट्रीम एक्टिविटीज़ में। अब सैटेलाइट ने अपना काम स्टार्ट कर दिया, सैटेलाइट लॉन्च हो गया, रिमोट सेंसिंग से संबंधित था, उसको प्रिपेयर करना, डिज़ाइन तैयार करना, मैन्युफैक्चर करना, वो सारी एक्टिविटीज़ अपस्ट्रीम। एक बार सैटेलाइट ऑर्बिट में आ गया, सैटेलाइट ने अपना काम स्टार्ट करना कर दिया और डेटा इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। तो जो सैटेलाइट का डेटा होगा ना कि अभी ओशन का टेम्परेचर इतना है, क्रॉप की सिचुएशन ये है, ये सारा डेटा जो है ना ये डाउनस्ट्रीम एक्टिविटीज से संबंधित है। सारा डेटा देख के सरकार जो डिसीजन लेती है, इसको एप्लीकेशन के तौर पे इस्तेमाल करती है, वो डाउनस्ट्रीम एक्टिविटीज़ हैं। तो 70% हमारे देश में इंडियन स्पेस इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन ना डाउनस्ट्रीम एक्टिविटीज़ का है। अपस्ट्रीम एक्टिविटीज़ का कंट्रीब्यूशन अभी भी 30% है। अभी देखो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स के अनुसार अर्थ के ऑर्बिट में टोटल अभी 8,261 सैटेलाइट्स हैं। उनमें से 5,000 तो एक्टिव हैं, बाकी ठप पड़ गए हैं, घूम रहे हैं वैसे ही, कोई यूज़ में नहीं है, संपर्क टूट गया है नीचे से। ऐसे ऐसे सैटेलाइट्स भी घूमते रहते हैं ज़ोंबीज़ की तरह। 2010 आते आते हर साल 60 से लेकर 100 सैटेलाइट्स
लॉन्च होते थे एक साल में। 2020 में टोटल पता है कितने सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए? 1283। अब तो सैटेलाइट लॉन्च करना जैसे बच्चों का खेल हो गया है, समझ गए? इलोन मस्क की कंपनी जो है स्टारलिंक, इनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है। स्पेस एक्स कंपनी है इलोन मस्क की, स्पेस एक्स कंपनी का प्रोजेक्ट है स्टारलिंक। अब इसमें ना 40,000 सैटेलाइट्स लॉन्च करने का प्लान है स्टारलिंक प्रोजेक्ट में, लो अर्थ ऑर्बिट में। और जब ये 40,000 सैटेलाइट्स लॉन्च हो जाएंगे ना, सारे आपस में कनेक्टेड रहेंगे, पूरे अर्थ पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने का प्लान है इस प्रोजेक्ट में। ऐसे ऐसे और भी प्रोजेक्ट हैं। वन वेब प्रोजेक्ट में तो एयरटेल का इन्वेस्टमेंट है। अमेजोन की कंपनी, सॉरी जेफ बेजोस की कंपनी है अमेजोन, इन्होंने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया, प्रोजेक्ट कूपियर। ये भी सस्ती इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो इन प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत सैटेलाइट्स लॉन्च होंगे। अब इसके बाद लास्ट में आर्टिकल में बोला जाता है कि इंडिया का जो स्पेस सेक्टर है ना, वो भी सेकंड स्पेस एज में जो डिमांड आ रही है उनको फुलफिल करने के लिए आगे आ रहा है। आज से 5 साल पहले तक तो इंडिया में स्टार्टअप्स की संख्या बहुत कम थी, 12 के आसपास। अब तो 100 से ज़्यादा स्पेस सेक्टर से संबंधित स्टार्टअप्स हैं हमारे देश में। इन्वेस्टमेंट भी बढ़ी है। 2018 में इन्वेस्टमेंट आई $3 मिलियन, लेकिन 2021 में इन्वेस्टमेंट आई $65 मिलियन। तो जैसे देखो आईटी इंडस्ट्री एकदम से ग्रो की थी ना 1990s में, अब मौका है स्पेस इंडस्ट्री हमारे देश में एकदम से ग्रो की जा सकती है। प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी को अच्छे से यूटिलाइज किया तो। इसरो पहले 4 से 5 सैटेलाइट, आज के समय में इसरो 4 से 5 सैटेलाइट्स लॉन्च करता है एक साल में। 53 सैटेलाइट्स अभी ऑपरेशनल है जिनको मैनेज कर रहा है इसरो। 21 कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, 21 अर्थ को ऑब्जर्व करने से संबंधित है, 8 नेविगेशन से रिलेटेड हैं और बाकी बचे हुए साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स हैं। लेकिन देखो इंडिया के अगेंस्ट चाइना पता कितने सैटेलाइट्स मैनेज कर रहा है? 541। इंडिया मैनेज कर रहा है ऐसे मिशंस, या तो काम कर रहा है या लॉन्च कर दिया है चंद्रयान, मंगलयान, गगनयान, मैन्ड स्पेस मिशंस। इंडिया के जो स्टार्टअप्स हैं ना, उनकी ना इसरो के साथ रिलेशनशिप को और ज़्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगली जो स्पेस एज में ग्रोथ आएगी ना, वो प्राइवेट कंपनीज के थ्रू आएगी। इसरो को ना अभी फिलहाल देखो, इसरो ऑपरेटर भी है, यूजर भी है, सर्विस प्रोवाइडर भी है, लाइसेंसर भी है, रूल मेकर भी है, इंक्यूबेटर भी है, सब कुछ है इसरो कैसे अपनी एक्सपर्टीज का बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर सकता है प्राइवेट कंपनीज को सिखाने के लिए, यह सबसे बड़ा पॉइंट है जिस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। 2017 में सरकार ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया था, फर्स्ट ड्राफ्ट स्पेस एक्टिविटीज बिल। लैप्स हो गया 2019 में, 2 साल रहा पार्लियामेंट में, चर्चा वगैरह हुई, कुछ खास बात आगे बढ़ी नहीं, लैप्स हो गया। उसके बाद PSLV और SSLV लॉन्च, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इन रॉकेट्स की सहायता से सैटेलाइट को लॉन्च करना है। प्राइवेट कंपनीज का सैटेलाइट है, लेकिन सरकार के जो इसरो के ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ना, इनको इस्तेमाल करना है। इससे संबंधित सर्विसेज पहले प्रोवाइड होती थी एक कंपनी के थ्रू जिसका नाम था अंतरिक्ष। अब इसके लिए नई कंपनी बनाई गई है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। आपको कोई सैटेलाइट लॉन्च करवाना है तो आप इसके पास जाइए, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, बोलिए सैटेलाइट लॉन्च करवाना है, आपका व्हीकल दे दीजिए। एक और सेंटर है इंडियन स्पेस सेंटर प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इन स्पेस। ये तो हाल फिलहाल में सेटअप हुआ था 2020 में। ये प्राइवेट सेक्टर के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस का काम करता है। मतलब अभी वैसे ये तो क्लियर नहीं है ये लाइसेंसिंग अथॉरिटी है या फिर रेगुलेटर है, लेकिन अगर कोई प्राइवेट कंपनी को काम करना है स्पेस सेक्टर में तो इस सेंटर के पास जाके लाइसेंस वगैरह ले सकते हैं, अप्रूवल वगैरह ले सकते हैं। इसके अलावा एक एसोसिएशन है इंडियन स्पेस एसोसिएशन, ये स्पेस सेक्टर में काम करने वाली प्राइवेट कंपनीज की एसोसिएशन है। कंक्लूड करते हुए राइटर ये बोलते हैं, देखो सरकार ना अलग अलग पॉलिसी पेपर तो लाई हैं, जैसे टेलीकॉम पॉलिसी, अर्थ ऑब्जर्वेशन पॉलिसी, FDI से संबंधित पॉलिसी, लेकिन स्पेस सेक्टर से संबंधित ना एक कॉम्प्रिहेंसिव कानून की आवश्यकता है, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी स्टैब्लिश करने की आवश्यकता है जो एक बढ़िया इकोसिस्टम बनाए, वेंचर कैपिटल बढ़िया आ सके हमारे देश में, इन्वेस्टमेंट अच्छी आ सके। तो इंडिया के पास ना मौका है, स्पेस एज है अभी, इंडिया के पास बढ़िया मौका है सेकंड स्पेस एज में अपने स्पेस सेक्टर को बूस्ट करने का। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट आर्टिकल चाइना और इंडिया के बीच मीडिया वीजास को लेकर विवाद से संबंधित है। आप GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट
कर सकते हो। देखो 2016 में ना एक घटना घटी थी। क्या घटना थी? 2016 से पहले चाइना और इंडिया एक दूसरे के पत्रकारों को ना 1 साल तक का वीजा दिया करते थे। लेकिन ना उस समय चाइना की एक पब्लिकेशन है जिनुआ के जो 3 रिपोर्टर्स हैं ना, एक तिब्बतियन सेटलमेंट में तिब्बत के एक ऑफिस में जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसके लिए ना उन्होंने होम मिनिस्ट्री से परमिशन नहीं ली थी। तो भारत सरकार ने एक्शन लिया इन तीनों चाइनीज पत्रकारों के अगेंस्ट और तीनों चाइनीज रिपोर्टर्स के वीजा को कम कर दिया। पहले 1 साल तक का वीजा मिलता था, सरकार ने टाइम घटा के 3 महीने तक का वीजा इनको देना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद अब कुछ दिनों पहले क्या हुआ, 31 मार्च को ना इसी पब्लिकेशन का जिनुआ का एक रिपोर्टर, इसको इंडिया ने बोल दिया था कि आप वापस अपने देश चले जाओ। अब इसके खिलाफ चाइना ने भी एक्शन लिया है। चाइना ने ना इंडिया के 2 पत्रकारों का वीजा फ्रीज कर दिया है, जिसमें से एक पत्रकार तो द हिंदू के भी हैं। तो द हिंदू ये कहता है कि जो जर्नलिस्ट है ना फंस गए हैं 2 देशों के बीच, जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं उसके बीच में। कोई फायदा नहीं होगा इस टेंशंस का। जैसे इंडिया के पत्रकार हैं चाइना में, वो चाइना की सच्चाई के बारे में बताते हैं कि चाइना में क्या चल रहा है। कुछ दिनों पहले चाइना के बारे में एक अफवाह वायरल हो गई थी कि चाइना में कू हुआ है, तख्ता पलट हो गया है। तो वहां पे इंडिया के जो पत्रकार थे उन्होंने सच्चाई बताई कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। चाइना की मीडिया में ना इंडिया के अगेंस्ट नेगेटिविटी काफ़ी है। तो चाइना के पत्रकार अगर इंडिया की धरती पर आके काम करते हैं ना, तो वो इंडिया की सच्चाई जानते हैं और बताते हैं अपनी मीडिया पब्लिकेशंस को, तो इंडिया के बारे में भी सच्चाई सामने आती है। लेकिन अगर दोनों एक दूसरे के पत्रकारों के वीजास को फ्रीज कर देंगे ना, इंडिया को चाइना के अंदर क्या हो रहा है बिल्कुल जानकारी नहीं मिलेगी, और चाइना को इंडिया के अंदर क्या हो रहा है बिल्कुल जानकारी नहीं मिलेगी। और चाइना का देखो, चाइना रेसिप्रोसिटी की बात करता है ना। चाइना बोलता है कि इंडिया ने जो एक्शन लिया उसके बदले हम एक्शन ले रहे हैं, जैसे को तैसा हम कर रहे हैं। भैया आप एक चीज पे ये तो ध्यान दो, आपके पत्रकारों को इंडिया में कितनी आजादी मिलती है, कहीं पे भी जा सकते हैं वो। क्या भारतीय पत्रकारों को चाइना में उतनी आजादी मिलती है? कतई नहीं मिलती। फिर उसके बाद इंडिया के बारे में बोलते हैं राइटर कि इंडिया तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, G20 को इंडिया इस बार होस्ट कर रहा है। परंतु भारत सरकार भी ना चाइना की तरह एक्ट कर रही है। चाइना जैसे पत्रकारों को दबाता है ना, उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, हरास करता है। भारत सरकार भी कुछ उसी नक्शे कदम पे चल रही है। जैसे BBC डॉक्यूमेंट्री आई थी उसके खिलाफ, उसके बाद BBC के अगेंस्ट एक्शन लेना, और अब चाइना के पत्रकार को निकालना। मतलब विदेशी जो पत्रकार है ना उनके अगेंस्ट भारत सरकार अभी काफी सख्त हो गया है। इसके बाद चाइना का पॉइंट फिर से बोला जाता है। देखो जो ये चाइना की पब्लिकेशंस है ना, जिनुआ और CGTN, इनका काम नहीं रुकेगा, क्योंकि इनके पास तो इंडियन एम्प्लॉइज भी हैं जो इनको खबर देते रहेंगे। बट चाइना में ना कोई विदेशी प्रेस एजेंसी चाइनीज एम्प्लॉय नहीं रख सकती। असिस्टेंट बेशक रख सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का द हिंदू है। अब इंडिया का द हिंदू कोई चाइनीज नागरिक को अपना जर्नलिस्ट वहां पे नहीं रख सकता। इंडिया का जर्नलिस्ट वहां पे जाएगा, उसका असिस्टेंट बेशक कोई हो सकता है चाइना का नागरिक, लेकिन चाइना का नागरिक विदेशी न्यूज एजेंसी के लिए जर्नलिस्ट नहीं बन सकता। ऐसा चाइना ने रोक लगाई हुई है। तो काइंड ऑफ यही आर्टिकल है, चाइना और इंडिया मीडिया वीजा पे कैसे लड़ रहे हैं आपस में। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 3 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।